स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा अगर एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, 0 है। तो चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना लिख दिया मैंने, 0। ये कब होगा, जब फोर्स कितनी है, 0। ये मैथ्स की फॉर्म में न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने लिखा है, समझ में आया। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक फोर्स ना लगाई जाए। यही है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से एक चीज और निकल के आई थी जिसका नाम क्या था, इनर्शिया। कौन बताएगा इनर्शिया क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जड़त्व। बताइए इनर्शिया क्या होता है, मनीषा। इनर्शिया क्या होता है, किसकी, कैसी प्रॉपर्टी, क्या होता है इस प्रॉपर्टी में, कौन बताएगा और अच्छे से बताओ। हाँ तुम बताओ, पंडित जी बता, पंडित जी बताएंगे। बताओ बताओ बताओ, बताओ। इनर्शिया क्या है, जड़त्व। ठीक है, हाँ। ठीक है, हाँ। हम्म। अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। अगर विराम में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाह रही है, और चल रही है तो चलते ही रहना चाह रही है। एक डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाह रही है। डायरेक्शन में अपोज होने, डायरेक्शन में चेंज आने का भी विरोध करेगी, रेस्ट से मोशन में आने का भी विरोध करेगी, मोशन से रेस्ट में आने का भी विरोध करेगी। जिस स्टेट में है भैया उसी स्टेट में रहने दो, स्टेट चेंज मत करो। थोड़ी सी फोर्स लगा के चेंज करोगे तो चेंज भी नहीं होंगे हम तो, ये कहना है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कि भाई कोई ऑब्जेक्ट रखा है रेस्ट में, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाओगे तो चेंज ही नहीं करेगा वो, मतलब मोशन में आएगा ही नहीं। तो थोड़े थोड़े फोर्स को वो क्या कर रहा है, अपोज। यही प्रॉपर्टी जो है उसी को क्या बोलते हैं हम, जड़त्व। तीन प्रकार का जड़त्व बताया था, कौन कौन सा बताओ। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट बताया था, ये तो पढ़ लिया था क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो पढ़ लिया था ना। दूसरा क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये आज पढ़ना है, डेफिनेशन लिखवा दी थी। और तीसरा क्या है, ये भी आज पढ़ना है। मतलब तो तुम तीनों को जानते ही हो। अगर रेस्ट में है ऑब्जेक्ट और अपोज कर रहा है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मोशन में ऑब्जेक्ट अपोज कर रहा है तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, और डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो फिर इनर्शिया ऑफ वो डायरेक्शन दिखाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दिखाएगा। बात समझ में आ गई। ये हेडिंग डलवाई थी, इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दी थी, इसका एग्जाम्पल बताना है ना। तो बताओ, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने लास्ट में जाते जाते, उस क्वेश्चन का आंसर पता चला किसी को। हम पढ़ रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। इसका एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1। बताइए भाई, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये बस है, ठीक है। अब ये बस चल रही है और इसमें ये पर्सन खड़ा है इसके अंदर, बस के अंदर, ठीक है। अब ये बस चल रही है स्पीड से, समझ लो जरा आप, क्वेश्चन बोर्ड पे चल रही है। अचानक जब चली थी तब ये गिर गया था, किधर गिरा था, पीछे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्योंकि जब रुकी हुई थी बस तो इसके पैर भी रुके हुए थे, जैसे ही बस चली पैर भी आगे चले गए, लेकिन बॉडी नहीं चलना चाह रही इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो बॉडी पीछे आ गई, पैर आगे चले गए, तो पीछे गिरा था। फिर ये उठ के खड़ा हो चुका है और बस चलने लगी है अब ड्राइवर ने क्या किया, अचानक ब्रेक लगा दिए, बस के अचानक क्या लगा दिए, ब्रेक, तो बस रुक गई। अभी किधर गिरेगा, बताओ, आगे गिरेगा पक्का, आप बताओ किधर गिरेगा आयुष, आगे गिरेगा रुकने पे, मनी मनी क्या नाम है, मानसी, आगे गिरेगा। किसी ने कल ऐसे बताया था, पहले आगे गिरेगा फिर पीछे गिरेगा, वो कौन है, अब आगे ही गिरेगा पीछे तो नहीं गिरेगा। बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा, आगे ही क्यों गिरा ये, आप बताओगे, बताओ आगे ही क्यों गिरा। हम्म। हम्म।
बहुत बढ़िया। मतलब अब मतलब पैर, वो तो कल वाला बता रहे थे ना। इस केस में क्या हुआ, बस रुक गई, तो कौन रुक गया? बस रुकने से जो चीज डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो रुक जाएगी। भाई जब बस चल रही है, पैर भी चल रहे हैं, बॉडी भी चल रही है, सब कुछ मोशन में है। बस रुकी, पैर रुक गए, लेकिन बॉडी तो रजिस्ट करेगी। रजिस्ट करेगी, मुझे तो मोशन में ही रहना है, मैं तो नहीं रुक रही, लेकिन रुकना तो पड़ेगा भैया, है ना? तो फिर जब पैर रुक गए, बॉडी नहीं रुकी, तो बॉडी कहां जाएगी? आगे जाएगी। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है हमारा, मोशन में ही गई बॉडी। बात समझ में आ गई? यही बताया था ना। देखो एग्जांपल नंबर 1, ये डायग्राम बनाओ और इसके नीचे लिखो, देखो व्हेन बस स्टॉप सडनली, व्हेन, हाँ डायग्राम बना लो, डायग्राम बहुत कठिन है ना। व्हेन बस स्टॉप सडनली, द पर्सन स्टैंडिंग इन द बस, व्हेन बस स्टॉप सडनली, द पर्सन स्टैंडिंग इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड होगा, ठीक है? फॉल्स फॉरवर्ड, द पर्सन स्टैंडिंग इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड, द पर्सन स्टैंडिंग इन द बस फॉल्स फॉरवर्ड। हिंदी में लिखो, बस के अचानक रुकने पर, बस के अचानक रुकने पर, बस के अचानक रुकने पर उसमें खड़े यात्री, बस के अचानक रुकने पर उसमें खड़े यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, उसमें खड़े यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों गिर जाते हैं आगे की ओर? सही है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो, ऐसा ही क्वेश्चन है एक बस का ही, बताएंगे ना। अब तो तुम समझ रहे हो ना पूरी फिजिक्स, धीरे धीरे, है ना? कब है मोशन ऑफ इनर्शिया, कब है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सब पता चल रहा है। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, देखूंगा कौन सा ही बताएगा दिमाग लगा के। बस चल रही थी भाई, सही है, बस नहीं रुकी है इस बार। ये जो पर्सन था, ये गेट में से कूद के बाहर आ गया, चलती बस में से कूद गया, चलती बस में से कूदा जमीन पे, किधर गिरेगा? गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा या नहीं गिरेगा? और गिरेगा तो किधर गिरेगा, आगे पीछे लेफ्ट राइट? चलती बस में से कूद गया, ये बस चल रही है भैया, ये बस चल रही है, ये बस चल रही है, ये कूद गया, आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, या गिरेगा ही नहीं? क्वेश्चन सब समझ गए ना? चलती बस में से कूदा है, देखा होगा कूदते हुए लोगों को, कभी तुम भी कूदे होगे। लेकिन ये बस, लेकिन ये बस थोड़ी तेज चल रही है भाई, ये तेज चल रही है ना? बहुत हल्की बस से कूदो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत तेज बस में तो कूदोगे तो गिरोगे, है ना? तो किधर गिरोगे, आगे की तरफ रोल बनोगे, पीछे की तरफ रोल बनोगे? जल्दी बताओ, सोच लो। अच्छा पहले तो ये, चलो ये बताओ कौन सा इनर्शिया लग रहेगा यहाँ पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है या इनर्शिया ऑफ मोशन? किस इनर्शिया की वजह से वो गिर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से गिर रहा है, सही है। अब समझो, देखो ये जो इतनी जो टाइल है, ये समझ लो बस है, सुन लो। और इस टाइल के अगर मैं इधर आ जाऊंगा तो ये जमीन है, सही है। अभी मैं बस में हूं, बस चल रही है कुछ स्पीड से, मैं भी, मेरी पैर भी चल रहे हैं, मेरी बॉडी भी चल रही है कुछ स्पीड से, मोशन में, सब मोशन में है हम, ठीक है? बस भी, मैं भी चल रहे हैं मोशन में, ठीक है? अब मुझे अचानक बस में से कूदना है, चलती बस से, तो अब मैं कूदा, ये तो जमीन है ना, ये थोड़ी चल रही है, मैं तो चल रहा हूं, मेरे तो पैर भी मोशन में है, मैं पूरी बॉडी मोशन में है। जैसे ही जमीन पर आऊंगा, तो पहले जमीन के कांटेक्ट में कौन सी चीज आई, पैर आ गए मेरे, जमीन किस पे है, रेस्ट पे, मेरे पैर किस में आ गए, मेरे पैर किस में आ गए, जमीन के कांटेक्ट पे कौन है, रेस्ट में आ गए, पैर रेस्ट में आ गए, लेकिन बॉडी तो पहले मोशन में थी, तो मोशन में ही तो रहना चाहेगी, इनर्शिया ऑफ
मोशन। तो बॉडी मोशन में है, पैर रेस्ट में है, कहां जाऊंगा? बॉडी मोशन में है, आगे हो रहा है मोशन सोनम, और पैर रेस्ट में आ गए तो किधर गिरूंगा? आगे गिरूंगा। खिड़की में से ऐसे कूदोगे ना तो इधर को गिरोगे, फिर गिरना उधर ही है जिधर मोशन हो रहा था। अब तुम किधर को भी कूद जाओ, उल्टे भी कूद जाओगे तो इधर को ही गिरोगे, पीछे की तरफ। मतलब गिरोगे उधर ही जिधर मोशन हो रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, आपका सही था, इनका गलत था चारों का। पीछे गिरा रही हो तुम उसे, जिधर मोशन होगा उधर ही गिरेगा वो। बात समझ में आ गई? अरे समझ गए? कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लास्ट है ये, दिशा में जड़त्व। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डेफिनेशन वही रहेगी जब तुमने पहले में रेस्ट लिखा था, दूसरे में मोशन लिखा है, तीसरे में मोशन की जगह क्या लिख दोगे? डायरेक्शन। वही डेफिनेशन है, मतलब गति की जगह दिशा करना है हिंदी में, और इंग्लिश में मोशन की जगह डायरेक्शन करना है। एक बार डेफिनेशन पढ़ दो जरा, पुरानी वाली क्या थी? द अपोज इन द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसको ऐसे लिखना, द अपोज इन द चेंज इन डायरेक्शन, द अपोज इन द चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द अपोज इन द चेंज इन डायरेक्शन, हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में क्या लिखा था पहले, बताओ जरा एक बार पढ़ के। पहले वाली क्या थी डेफिनेशन? गति की जगह दिशा कर लो, दिशा में होने वाले परिवर्तन, अवस्था काट देना, दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना दिशा का जड़त्व कहलाता है। दिशा में होने वाले परिवर्तन का, दिशा की कोई अवस्था नहीं होती है, दिशा दिशा होती है बस। गति की अवस्था होती है और विराम की अवस्था होती है। दिशा की कौन सी अवस्था है? दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना दिशा में जड़त्व कहलाता है। दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना दिशा में जड़त्व कहलाता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूं, बहुत अच्छा, अभी अभी मेरे दिमाग में आया एकदम से। देखो आप लोग बता पाओगे नहीं बता पाओगे, आप भी तो अब साइंटिस्ट बनने जा रहे हो ना धीरे धीरे, है ना? न्यूटन की चीजों को समझ रहे हो तुम भी, तो तुम भी लगाओ थोड़ा दिमाग। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो समझो। तुम सबको पता है कि पृथ्वी घूम रही है, पता है? पृथ्वी घूमती है, कैसे घूमती है? अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, ये भी पता है ना? अब भाई सूरज के चारों तरफ तो घूमती ही है, लेकिन सूरज के चारों तरफ घूमते घूमते अपनी जगह भी घूमती है। उसको स्पिन बोलते हैं, स्पिन। अपनी एक्सिस पे स्पिन भी कर रही है, स्पिन भी कर रही है मतलब घूम रही है, अपनी जगह भी घूम रही है और सूरज के चारों तरफ तो घूम ही रही है। जब सूरज का एक राउंड लगाती है तो एक साल हो जाता है, और जब अपनी जगह घूम जाती है एक राउंड तो एक दिन हो जाता है, दिन रात। हाँ, वो एक एक दिन जो होता है वो इसी की वजह से होता है। सही है, अपनी जगह अर्थ घूम रही है, सबको पता है ना? सही है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये अर्थ है, ये अपनी जगह घूम रही है ना? अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये ऐसे घूम रही है। अरे चलो इसको मत बनाओ, मान लेना है अभी ऐसे घूम, मान लेते हैं ऐसे घूम रही है क्लॉक वाइज, जिधर घड़ी घूमती है उधर ही घूम रही है। सही है। मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, ध्यान समझना क्वेश्चन। ये एक हेलीकॉप्टर है, सही है, पृथ्वी तो घूम रही है, तो मैं क्या करूं, हेलीकॉप्टर में बैठूं और हेलीकॉप्टर को ले जाऊं ऊपर, यहां तक ले आया मान लो, सही है, और यहां लाके रोक देता हूं एक ही जगह बस।
यही रुका रहे भाई, ऊपर ही रुका रहे। पृथ्वी तो घूम ही रही है। जब ये घूम के यहाँ पे अमेरिका आ जाएगा तब मैं उतर जाऊंगा नीचे। मुझे क्या जरूरत है हेलीकॉप्टर में वो बैठ के उड़ के जाने की वहां पे? बताओ भाई, लॉजिक है यार। जब पृथ्वी घूम रही है तो मैं हेलीकॉप्टर को ऊपर कर ले रहा हूँ बस थोड़े से। जब वो घूम जाएगी मैं देखूंगा अच्छा अमेरिका आ गया नीचे, नीचे आ जाऊंगा, लो अमेरिका में आ गए। बताओ। ऐसा करते हैं लेकिन हम क्या, ऐसा करते हैं कि हेलीकॉप्टर को ऊपर रोक देते हैं, पृथ्वी घूम जाएगी तो नीचे ले आएंगे। क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? ऐसा हो तो जाना चाहिए ऐसा। फिर बताओ क्यों नहीं होता? फिर बताओ क्यों नहीं होता? अच्छा क्वेश्चन है ना ये। बताओ क्यों नहीं होता? ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है ये, इनर्शिया से रिलेटेड है, इसलिए मैंने पूछा। पृथ्वी नहीं घूमती? मतलब ये कह रहे हैं सूरज और चंद्रमा घूमते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी नहीं घूमती है। अरे तुम सही अपनी वो लगा रहे हो ज्योतिष विज्ञान, तुम भले पंडित जी हो गए। वो पहले मानते थे लोग, पहले पहले यही मानते थे लोग। पहले सब पता है क्या मानते थे? कि पृथ्वी बीच में है, सूरज घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। जब सूरज को देखते थे ना वो ऐसे आते जाते, तो उन्हें लगता है कि सूरज घूमता है, जब सूरज थोड़ी घूमता है। अब तो लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, स्पेस में पहुंच गए, तो उन्होंने सब देख के बताया है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है और अपनी जगह भी घूम रही है। अपनी जगह घूमती है तब दिन रात होते हैं। ऐसे समझो कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये सूरज है, तो ये घूम रही है। तो आधा हिस्से में देखो सन, आधे हिस्से में सन है, आधे हिस्से में चंद्रमा है, तो ये दिन निकल रहा होगा इधर, और इधर रात होगी। तो जब ये घूम के इधर आएगी तो इधर वालों के लिए दिन, इधर वालों के लिए रात। ऐसे ऐसा चक्कर चलता है। ये दोनों अपनी जगह पर ही हैं। हाँ, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है ऐसे करके, ये घूमता है चंद्रमा। हाँ। एटमॉस्फेयर के ऊपर कहाँ गया? मैंने तो क्या कहा, एटमॉस्फेयर के ऊपर थोड़ी गया है, थोड़े से ऊपर गया है बस, थोड़ा सा ऊपर गया है, स्पेस में थोड़ी चला गया। एटमॉस्फेयर के ऊपर तो स्पेस है। ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं हम, बताओ? ऐसा ऐसा असल में क्यों नहीं कर पा रहे? इसका आंसर क्या है? होता नहीं है ऐसा। तुम अगर हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जाओगे और नीचे उतारोगे तो जिस जगह से उड़े थे उसी जगह वापस उतरोगे। अर्थ तो घूम ही नहीं, इसका मतलब तो अर्थ घूम नहीं रही क्या? अर्थ तो घूम रही है, फिर क्या चक्कर है? ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही। देखो, जैसे जब मैं बस में था, ठीक है, बस चल रही थी, तो क्या मैं नहीं चल रहा था बस के साथ? मैं भी चल रहा था। लेकिन बस में जब मैं खड़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो यार रुका हुआ हूं, मैं कहाँ चल रहा हूँ? मैं बस के साथ चल रहा था। जिस स्पीड से बस चल रही थी उस वही स्पीड मेरी भी थी। अगर कोई जमीन पे खड़ा हुआ आदमी मुझे देखता बस में, तो उसे क्या लगता कि ये यार बड़ी स्पीड से चल रहा है, तो जो स्पीड बस की उसी स्पीड से चल रहा हूं मैं। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि मैं तो रुका हुआ हूं। ठीक है। ऐसा ही पृथ्वी का हमारे साथ, हम पृथ्वी के ऊपर हैं। जैसे हम बस के अंदर थे ऐसे हम पृथ्वी पे हैं। जैसे बस चल रही थी तो हमें लग रहा था कि हम रेस्ट में हैं, ऐसे ही पृथ्वी घूम रही है लेकिन हमें लग रहा है कि हम किसमें हैं? रेस्ट में। हम पृथ्वी के साथ उतनी ही स्पीड से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, जितनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। ठीक है। अब ये जो हेलीकॉप्टर है ये भी पृथ्वी तक पे था, इसको ऊपर ले जाओ, एटमॉस्फेयर पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर भी उसी स्पीड से घूम रहा है जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। हेलीकॉप्टर जितनी भी ऊपर जाएगा पृथ्वी के साथ साथ ही घूमेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन। भाई पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी से रिलेटेड सारी चीजें ही घूम रही है। अब इसको कहीं और लेके जाना है तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अब वो एक्सटर्नल फोर्स ये हेलीकॉप्टर का इंजन लगाएगा, जो उसका जो पंखड़ी है वो लगाएगी। तो फिर उस एक्सटर्नल फोर्स से ये कहीं और जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो तुम ट्रेन या बस में बैठे हो, तुम्हारे हाथ में कोई बॉल है, तुमने बॉल को ऊपर उछाला, क्या बॉल कहीं और गिर जाती है जाके? हाथ में आती है ना, क्योंकि वो बॉल भी उसी स्पीड से मूव कर रही है जिस स्पीड से वो ट्रेन मूव कर रही है। तुम भी मोशन में हो, बॉल भी मोशन में है, ट्रेन भी मोशन में है। बॉल को ऊपर फेंकोगे वो ऊपर भी मोशन में है, उसी स्पीड से।
वरना ऐसा होता कि बॉल ऊपर फेंक के बॉल पीछे चली जाती, तुम आगे चले जाते, ऐसा होता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब के सब मोशन में ही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लिया आपने, इसका एग्जाम्पल लिखो। बस खत्म करते हैं इसको, इनर्शिया को अब। इसका एग्जाम्पल देखो यार, ये तो आसान है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन फील क्या होगा? भाई बैठे हैं किसी गाड़ी में, या मान लो चलो ये बस में ही, अभी बस वाला ही खड़ा है यहाँ पे, फिर खड़ा हो गया ये, सही है। ये फिर बस में खड़ा हो गया आके, चलो ठीक है। अब बस चल रही है, फिर चल गई बस, सही है। अब बस चल रही है, अब आगे आ गया टर्न, एकदम शार्प टर्न, ठीक है, एकदम इधर को मुड़ना है बस को, सही है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसे उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है, वो अपनी डायरेक्शन में भी चेंज का विरोध करती है, इसलिए ये हमने बनाया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब बस चल रही है, अब बस को अचानक इधर मुड़ना है, लेकिन उसकी बॉडी तो इधर जा रही थी, बस अचानक इधर मुड़ रही है, तो अब वो किधर गिरेगा? किधर गिरेगा? जिधर मुड़ी है उधर। समझ नहीं रहे आप लोग? वो सीधे चलना चाह रहा है, बस को लेफ्ट मुड़ना है, तो क्या उसकी बॉडी भी लेफ्ट मुड़ेगी? नहीं, उसकी बॉडी तो सीधी रहेगी, लेकिन बस तो लेफ्ट मुड़ गई है, तो वो इधर ठुकेगा, क्योंकि वो तो उधर जाना चाह रहा है, इधर इधर जाना उसको सीधे जाना था, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में जहां पे वो बस घूमी है उसका अपोज करेगा। अच्छा बस इधर घूमी है तो मैं इधर जाऊंगा, बस इधर घूमी होती तो वो इधर टकराता, तो वो अगर बस इधर घूमी है तो इधर, इधर घूमी है तो इधर, उल्टी तरफ गिरेगा, उल्टी तरफ। बात समझ में आ गई? तो लिखो इसका एग्जाम्पल लिखो। देखो, चलती हुई बस के अचानक, चलती हुई बस के, पहले हिंदी में लिख लो। चलती हुई बस के अचानक, अब इसका डायग्राम कैसे बनाऊंगा यार मैं? चलती हुई बस के अचानक मुड़ जाने पर, चलती हुई बस के अचानक मुड़ जाने पर, ये मुड़ेगी भैया यहां से। चलती हुई बस के अचानक मुड़ जाने पर उसमें बैठे यात्री दूसरी ओर झुक जाते हैं। उसमें उसमें बैठे यात्री दूसरी ओर झुक जाते हैं, दूसरी ओर है ना, अगर इधर मुड़िए तो इधर, इधर मुड़िए तो इधर, दूसरी ओर झुक जाता है। हाँ, देखो, when a moving bus, when a moving bus takes a sharp turn, when a moving bus takes a sharp turn, the passengers sitting in it, the passenger sitting in it falls in the opposite direction. The passengers sitting in it falls in the opposite direction. Falls in the opposite direction. Falls in the opposite direction. न्यूटन का पहला नियम समझ में आया भैया? पहला नियम समझ में आया? पहले नियम से ही जड़त्व का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, कि जड़त्व भी कोई चीज होती है, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन का आंसर करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया क्यों आता है? ये जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है ये किस वजह से है? बताओ, अगर इतना ही समझ गए हो इनर्शिया को, मास की वजह से है, बिल्कुल सही। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसमें अपोज करने की प्रॉपर्टी भी उतनी ज्यादा होगी। बड़ा पत्थर ज्यादा विरोध करेगा, छोटा पत्थर कम विरोध करेगा। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा, उस बॉडी का इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इनर्शिया समझ गए तुम। तो।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो। इधर देखो, ये जो सेकंड लॉ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखवाया मैंने, क्योंकि जो तीसरा लॉ है और जो पहला तुम पढ़ चुके हो, दोनों नियमों को इससे प्रूफ कर सकता हूं सेकंड लॉ से। तो सबसे फंडामेंटल लॉ जो है, सबसे मतलब आधारभूत नियम, आधारभूत मतलब जिससे बाकी दोनों प्रूफ हो रहे हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ ना। इससे फर्स्ट लॉ भी प्रूफ किया जा सकता है, करूंगा भी, और इससे थर्ड भी प्रूफ कर सकते हैं, वो भी करूंगा। अभी तो फर्स्ट ही करूंगा क्योंकि थर्ड तो पढ़ा नहीं है। बात समझ में आ रही है? पहले सेकंड को समझो कि सेकंड है क्या। देखो क्या कह रहे हैं न्यूटन, बहुत ही आसान है। मैंने तुम्हें मोमेंटम पढ़ाया था, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इंटू स्पीड, मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम कहते हैं। फॉर्मूला है एम इंटू वी, पी बराबर एम इंटू वी, यही है। बहुत ही लड्डू चीज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखियो। कह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है एम मास का, रेस्ट पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? रेस्ट पे। सही है यहां तक? कितना है इसका मोमेंटम, कोई बता सकता है? कौन होशियार बताएगा इसका पी कितना है? अभी अभी रेस्ट पे रखा हुआ है तो मोमेंटम कितना है? अरे मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो रेस्ट पे रखा है तो मोमेंटम कितना हुआ? वेलोसिटी है इसमें, स्पीड है, तो स्पीड जीरो, तो मास इंटू जीरो मतलब क्या? जीरो ही तो आया। तो अभी मोमेंटम कितना है? जीरो है यार, अभी तो मोमेंटम जीरो है। मैंने इस पे लगाई फोर्स, क्या लगाई? फोर्स। तो न्यूटन ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या चल रहा है, मान लो ये चल भी रहा होता पहले से, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल रहा होता तो कुछ मोमेंटम होता, और अभी रखा है तो अभी जीरो है मोमेंटम। कह रहे हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, उस पर तुमने बाहर से फोर्स लगा दी, तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। हो ही जाएगा यार, जाहिर सी बात है। क्या कैसे हो जाएगा? देखो मैंने इसको फोर्स लगाई, अब ये क्या करने लगा? ऑब्जेक्ट चलने लगा। कितनी स्पीड से? वी स्पीड से। तो अब बताओ मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा क्या? एम बी होगा ना। पहले कितना था, अब कितना हो गया? चेंज नहीं हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से उसका मोमेंटम, यही सेकंड लॉ है, बस यही सेकंड लॉ है। अरे पहले बताओ समझ में आया नहीं आया? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाऊंगा मैं, उससे उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? अगर रुका हुआ है तो चलने लगेगा, चल रहा था तो और तेज चलने लगेगा, और तेज चल रहा था तो बहुत तेज चलने लगेगा। कुल मिलाकर मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम उसका चेंज होगा। बात समझ में आ गई? यानी मैं क्या कह सकता हूं, देखो जरा इधर एक मिनट सुन लो। जो फोर्स मैंने लगाई है वो उसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगी क्या? जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, उतनी ज्यादा स्पीड आएगी तो देखो मोमेंटम बढ़ेगा ना, उतने ज्यादा। जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये मोमेंटम चेंज होने में क्या टाइम नहीं लगेगा, या अचानक ही एकदम सही हो जाएगा? कुछ तो टाइम लगेगा ना। भाई T1 टाइम पे जीरो था, कुछ सेकंड बाद, एक सेकंड दो सेकंड बाद इतना हो गया, तो टाइम लगा ना कुछ यार। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या करोगे? चेंज इन टाइम भी तो लेना पड़ेगा। टाइम तो चलता ही रहता हमेशा। तो जो फोर्स मैंने लगाई है वो किसके बराबर होगी? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। बात समझ में आ रही है? अगर कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज हुआ है तो फोर्स भी इसका मतलब ज्यादा है। कम टाइम में कम मोमेंटम चेंज हुआ है, फोर्स भी इसका मतलब कम है। तो मैं फोर्स को इससे डिफाइन कर रहा हूं, मोमेंटम से। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। बात समझ में आ गई? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्टेटमेंट याद रखना, और ये जो समझाया है मैंने, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द चेंज इन मोमेंटम, ऐसा रुक जाओ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, सेकंड लॉ, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड
on an object when a force is applied on an object the momentum of object is changed. The momentum of object is changed with respect to change in time. With respect to change in time. With respect to change in time. ठीक है, ये नोट करो, ये डायग्राम बनाओ, ये फॉर्मूला नोट करो। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। हिंदी में लिखो, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जब हम दूसरे नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन कर देता है। तो वह बल उस वस्तु के, मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं ना, तो वह बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन कर देता है। एक लाइन और लिखो, समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर को, ऐसे लिखो, समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होती है। समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होती है। जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा। समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ संवेग में परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होती है। नोट कर लो, इसको नोट करो जल्दी बोर्ड पे जो लिखा है। बताओ, चेंज जो होता है ना फिजिक्स में, चेंज उसका सिंबल होता है। किसी भी चीज का चेंज अगर तुम्हें लिखना है तो उसके आगे ऐसा सिंबल बना दो, ऐसा ट्राइंगल जैसा। इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसका मतलब है चेंज। अब बताओ, इसको अगर मुझे थोड़ा वैसे लिखना है सिंबल के फॉर्म में तो कैसे लिखूंगा? फोर्स बराबर, बताओ, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल पी होता है, तो चेंज का डेल्टा होता है, तो क्या लिखूंगा? डेल्टा पी। सही है, यही है चेंज इन मोमेंटम। और टाइम को टी लिखते हैं और चेंज को डेल्टा, तो डेल्टा, तो एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, इधर अपॉन वाली वैल्यू अगर बढ़ती है, मैथ में पढ़ा होगा, अपॉन वाली वैल्यू बढ़ती है तो पूरी वैल्यू घटती है। बताओ, 1/3 बड़ा है या 1/5? कौन बड़ा है? दोनों में कौन बड़ा है? जल्दी बताओ। 1/3 बड़ा है, सबको पता है ये बात। 1/5 छोटा है, 1/3 बड़ा है। अपॉन वाली वैल्यू बढ़ती है तो पूरी वैल्यू छोटी होती है। इसका मतलब है एक रोटी का तीसरा हिस्सा, और इसका मतलब है एक रोटी का 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा तो छोटा होगा यार, एक रोटी के 5 टुकड़े करोगे, 5वां टुकड़ा तो छोटा होगा तीसरे वाले से, तीसरा तो बड़ा ही होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही अपॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी। सही है, इससे समझाऊंगा इसका सेकंड का जो है एग्जाम्पल डेली लाइफ का। अब बताओ, अगर मैं टाइम को बढ़ा दूं, मोमेंटम में होने वाले चेंज के टाइम को क्या कर दूं? बढ़ा दूं, तो फोर्स कम हो जाएगा। अपॉन वाली वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू घटेगी। अगर किसी तरह से चेंज इन मोमेंटम के टाइम को बढ़ा दूं तो फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा। देखो ना यार, मैथ कह रही है ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं। समझते हो ना इतना? तो बताओ,
क्रिकेट खेलते हो सब, क्रिकेट है ना, बॉल आ रही है और कैच करनी है, अब आउट हो जाएगा वो, लास्ट प्लेयर है उस टीम का, फिर हमारी बारी आ जाएगी, बहुत देर से फील्डिंग कर रहे हैं, धूप हो गई, तो अब उसकी आ गई बॉल, उसने हिट कर दी, ठीक है, अब मैं कैच पकड़ लाऊं, ऐसे करे पड़ा हूं हाथ बस, और ऐसे ही रखूंगा मैं हाथ, ना पीछे लाऊंगा ना आगे ले जाऊंगा, यही फिक्स कर दिया मैंने हाथ, मुझे बॉल पकड़नी है, ठीक है। तो क्या होगा, वो बॉल आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है, बहुत ऊपर से आ रही है, हाथ पे चोट लगेगी नहीं लगेगी, अगर मैं हाथ कहीं नहीं करा, मैं ऐसे रोके पड़ा हूं, तो बहुत तेजी से हिट करेगी हाथ, और कैच भी छूट सकती है, बिल्कुल सही। वहीं अगर मैं, वो बॉल आ रही है, उस बॉल को यहां ना पकड़ के ऐसे करके पकड़ता, तो यहां से यहां तक बॉल को अब आना पड़ेगा, यहां तक कैच पकड़ने के लिए, तो यहां से यहां तक बॉल को अब थोड़ा और ज्यादा टाइम मिलेगा, टाइम बढ़ा दिया आपने, टाइम बढ़ा दिया तो उसकी जो हिटिंग फोर्स होगी वो क्या हो गई, अब यहां हिटिंग फोर्स कम हो गई, यहां हिटिंग फोर्स ज्यादा थी, तो यहां से पकड़ोगे तो चोट लगेगी हाथ में, और यहां से पकड़ोगे तो, ये डेली लाइफ एग्जांपल है, जितना पीछे से पकड़ोगे उतनी चोट कम लगेगी हाथ पे, और आगे से पकड़ लोगे तो चोट लगेगी, बात समझ में आ गई, ये चीज तुमने करी भी होगी क्रिकेट खेलते समय, देखा भी होगा इस चीज, ठीक है। हाँ, तो इसको लिख लो, इस फॉर्मूले को लिख लो उसके नीचे, और इसकी बात अब मैं और ज्यादा करूंगा डिटेल में कल, मैं एक फॉर्मूला और बनाऊंगा इसी से, नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लो, बाकी कल करेंगे, नोट करो।